हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम संसद पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट बेटा तीन चीज़ों से मिलके बनता है। देखिए, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा और एक होता है प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनती है। ठीक है, तो आज हम पार्लियामेंट में जैसे कि आर्टिकल, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग आर्टिकल कौन सा होता है, राज्यसभा के रिगार्डिंग आर्टिकल कौन सा होता है, लोकसभा के रिगार्डिंग आर्टिकल कौन सा होता है, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग आर्टिकल कौन सा होता है। जो कंपटीशन के लेवल के पेपर होते हैं, एसएससी, सीजीएल, ये जीडी वगैरह, उनमें यहाँ पे ये आर्टिकल वगैरह पूछे जाते हैं, स्पेशली एसएससी के लिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है बेटा, जैसे सरल एक वर्ड है, इसके आधार पे आप इनके आर्टिकल याद रख सकते हो। जैसे स से क्या हो गया, संसद, र से क्या हो गया बेटा, राज्यसभा, और ल से क्या हो गया, लोकसभा। इस ट्रिक पे जैसे संसद 79 आर्टिकल हो गया, राज्यसभा के लिए 80 आर्टिकल हो गया और लोकसभा के लिए 81 आर्टिकल हो गया। तो इस आधार पे आप याद रख सकते हो कि राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80, लोकसभा के लिए आर्टिकल 81, पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 79 और ये प्रेसिडेंट होता है बेटा, इसके लिए आर्टिकल होता है 52। तो आज स्पेसिफाइड हम एक पार्ट के बारे में बात करेंगे पार्लियामेंट के, जिसका नाम है लोकसभा। एक एक करके पार्ट समझेंगे बेटा। अगले जो पार्ट होगा वो राज्यसभा का होगा और उसके बाद जो पार्ट होगा वो प्रेसिडेंट का होगा। जैसे कि लोकसभा के लिए आपने कौन सा आर्टिकल लिया बेटा, आर्टिकल 81 लिया। लोकसभा का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, लोअर हाउस। लोकसभा का दूसरा नाम क्या होता है, लोअर हाउस होता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निम्न सदन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा की टर्म का मतलब होता है कार्यकाल। जो लोकसभा के मेंबर या लोकसभा के एमपी होता है वो कितने साल के लिए चुना जाता है बेटा, 5 साल के लिए। जो लोकसभा का एमपी होता है वो कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं बेटा, 550। मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 550। 2020 से पहले कितने होते थे बेटा, 552। 2020 से पहले क्या होते थे, 552। फिर 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 104, जिसके आधार पे जो 2 सीटें रिजर्व थी, रिजर्व का मतलब आरक्षित थी, किस कम्युनिटी के लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए वो 2 सीटें खत्म कर दी। अब आप ये पूछोगे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या थी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो थी बेटा जिसमें से माता या पिता कोई ब्रिटिश हो, माता या पिता में से या परिवार में से दादा या नानी में से कोई ब्रिटिश हो, तो उनके लिए 2 सीटें रिजर्व थी। परंतु 2019 में 104 अमेंडमेंट किया गया और उसके आधार पर जो एंग्लो इंडियन थे, इनकी 2 सीटें थी वो खत्म कर दी गई। कारण ये था कि इनकी जनसंख्या बहुत ही कम रहेगी, 200 या 250 के करीब रहेगी, और एक एमपी इंडिया में लगभग 10 से 12 लाख की आबादी पे बनता है। इसलिए इंडिया, भारत एक गरीब देश है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें 2 सीटों को खत्म कर दिया। तो एट प्रेजेंट में कितनी है मैक्सिमम सीटें लोकसभा के लिए, 550 है। ठीक है, 550 में से बेटा जो स्टेट होते हैं, स्टेट की कितनी सीटें आती हैं, तो मतलब स्टेट में से एमपी कितने चुने जाते हैं लोकसभा के, 530। और 20 कहां से चुने जाते हैं, यूनियन टेरिटरी से। जैसे कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर भी अब यूनियन टेरिटरी है। तो यहां से लोकसभा के कितने एमपी चुने जाते हैं, 20। जैसे दिल्ली है, दिल्ली से कितनी सीटें आती है लोकसभा की, 7। ठीक है, और स्टेट से कितनी आती है, 530। अलग अलग 28 स्टेट है इंडिया में, तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रकार की सीटें होती हैं। जैसे कि लोकसभा में हाईएस्ट सीट किस राज्य से आती है बेटा, हाईएस्ट सीट किस राज्य से आती है लोकसभा में, 80, यूपी से। लोवेस्ट में आप कई लिख सकते हो, जैसे चंडीगढ़ वगैरह हो गया, सिक्किम वगैरह हो गया, जिनकी जनसंख्या कम है, वहां पे एक सीटें हैं लोकसभा की। तो हाईएस्ट के रिगार्डिंग होता है कि सबसे ज्यादा ये जो सीटें हैं लोकसभा की किस राज्य से को बिलोंग करती है, यूपी से करती है। इसलिए भी कहा भी जाता है कि जो पार्टी यूपी में जीत जाती है उसी पार्टी का पीएम होता है। ठीक है बेटा, अब और बात है, जैसे इसका लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है बेटा, वो कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सदन का इलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। जो लोकसभा का इलेक्शन होता है बेटा वो कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे सरपंच है,
गाँव में सरपंच वगैरह चुने जाते हैं तो हम डायरेक्ट जाके वोट कर देते हैं। जैसे हमने हरियाणा के अभी अभी एमएलए का इलेक्शन हुआ है, या और भी किसी राज्य का इलेक्शन होता है, जैसे महाराष्ट्र का हो गया, झारखंड का हो गया, तो हम जाते हैं सीधे एमएलए का क्या कर देते हैं, वोट डाल देते हैं। वैसे ही जो लोकसभा का एमपी होता है, हम जाते हैं और सीधा वोट डाल देते हैं और उसके आधार पर हम उनको चुन लेते हैं। जब कभी राज्यसभा का मैं टॉपिक करवाऊंगा तो वो जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं बेटा, वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, वहां पे समझाऊंगा कि वो इनडायरेक्ट कैसे चुने जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखो कि जो लोकसभा के एमपी होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं, मतलब जनता इनको सीधा चुनती है इनको, इसलिए इनको पीपल रिप्रेजेंटेटिव, लोगों का प्रतिनिधित्व भी कहते हैं, मतलब पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी इस हाउस का नाम है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को इसमें सीधा चुनती है। एक बड़ी बात बेटा, यहाँ पे एससी के लिए, ऐसी जो शेड्यूल कास्ट है हमारी, उसके लिए कितनी सीटें रिजर्व है, 84 है। एसटी शेड्यूल ट्राइब, उसके लिए कितनी सीटें रिजर्व है, 47। मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट की व्यक्ति है वो लोकसभा में कितने चुने जाते हैं, कितने एमपी चुने जाते हैं, 84। जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उसके कितने एमपी चुने जाते हैं बेटा, 47 चुने जाते हैं। अब इसमें एक वर्ड है, एक स्पेसिफाइड बात बताता हूं, ये जो 550 मेंबर है, मैक्सिमम हम 550 चुन सकते हैं, उसमें से भी 543 पे ही इलेक्शन होता है। मैक्सिमम 550 को चुन सकते हैं, परंतु इलेक्शन कितने पे होता है, 543 पे। तो आप पूछ सकते हो कि सर ये 7 सीट है वो कहाँ पे गई, तो जो 7 सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व है बेटा, वो जो 7 सीटें रिजर्व है वो किसके लिए रिजर्व है, जो 7 सीटें रिजर्व है वो किसके लिए रिजर्व है, पीओके के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके का मतलब ये हो गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, ठीक है। कैसे, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग होते हैं। जैसे ही पाकिस्तान अलग होता है वो जम्मू कश्मीर पे अटैक कर देता है और लगभग 35% जो हिस्सा होता है जमीन होती है उसको कैप्चर कर लेता है, और 65% जो हिस्सा जमीन का टुकड़ा होता है वो इंडिया के पास आ जाता है। वो हमारी जमीन थी, तो भारत की सरकार का ये इनिशिएटिव है या भारत सरकार का ये विचार है कि आज या कल हम उसको वापिस लेंगे। आपने कई बार सुना भी होगा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी वगैरह ये कहते हैं कि पीओके के हम वापिस लेंगे। तो जिस दिन वो पीओके वापिस आएगा तो वहां से लोकसभा के कितने मेंबर चुने जाएंगे, 7 चुने जाएंगे। तो एट प्रेजेंट में अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले कि जिस दिन वो पीओके वापिस आएगा तो वहां से लोकसभा के कितने मेंबर चुने जाएंगे, 7 चुने जाएंगे। तो एट प्रेजेंट में अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले कि मैक्सिमम मेंबर कितने चुने जा सकते हैं, तो वो 550, परंतु इलेक्शन कितने पे होता है, 543 पे क्या होता है बेटा, इलेक्शन होता है, ठीक है। अब उसके बाद पहले जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे बेटा, वो कब होते हैं, वो होते हैं 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952। वैसे अगर पेपर में आएगा, अगर पेपर में 2 डेट आती हैं तो आप 52 को ही टिक करना, क्योंकि जो अधिकतर इलेक्शन का पार्ट होता है वो 52 में ही कवर होता है, इसलिए कहा जाता है कि वैसे अगर आपको याद रखना है तो 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। अगर आपसे एक पर्टिकुलर डेट पूछी जाए तो 1952 आएगा। एक इसमें वर्ड यूज किया जाता है बेटा, बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है, कोरम, कि लोकसभा का कोरम क्या होगा। कोरम का मतलब यहाँ पे ये है कि लोकसभा को चलाने के लिए कम से कम कितने मेंबर प्रेजेंट हो। तो लोकसभा को चलाने के लिए कम से कम 10%, लोकसभा के जितने मेंबर हैं उनका 10% प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप लोकसभा को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। इसके बिना आप लोकसभा को रन नहीं कर सकते। अब एक दूसरी बात, लोकसभा एक बड़ा हाउस है तो इसके लिए कोई हेड भी होगा, उस हेड को क्या कहा जाता है, या लोकसभा के हेड को क्या कहा जाता है, या स्पीकर। लोकसभा का हेड या स्पीकर, जैसे स्कूल में हम किसको हेड बोलते हैं, प्रिंसिपल को। जो प्रिंसिपल होता है वो हमारे स्कूल को संभालता है, वैसे लोकसभा का भी कोई ना कोई हेड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। और एक क्या होता है, डिप्टी स्पीकर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होता है। ये जो स्पीकर का कार्य क्या होता है, इस हाउस को क्या करना, रन करना, संभालना, इसको मैनेज करना, ठीक है। डिप्टी स्पीकर का कार्य ये होता है कि कल को अगर ये स्पीकर नहीं आते हैं तो उनकी जगह पे वो रन करे, ठीक है। जो स्पीकर होता है वो कहां से चुने जाते हैं, स्पीकर इसी हाउस का मेंबर होता है। ये याद रहना, कई बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि उस हाउस का या उस सदन का नाम बताओ जहां का स्पीकर उसी हाउस से चुना जाता है। तो ये 543 जो चुन के आते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति खड़े होते हैं अलग अलग पार्टी से, यानी कि एनडीए से खड़ा हो जाएगा, बीजेपी से एक खड़ा हो जाएगा और एक इंडिया अलायंस से खड़ा हो जाएगा, और जिसको भी ज्यादा वोट मिलेगी वो क्या बन जाएगा, स्पीकर बन जाएगा। अधिकतर उसी पार्टी का स्पीकर बनता है जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती है। तो एट प्रेजेंट में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की। तो एट प्रेजेंट में लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो भी बिलोंग किसको करते हैं, बीजेपी पार्टी को करते हैं, जिनका नाम क्या है, ओम बिरला। ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये कहां से जीत के आए हैं, कहां किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए हैं, तो बेटा ये राजस्थान के कोटा से जीत के आए हैं। वहां से ये क्या है, एमपी है, वहां से ये क्या है, एमपी है, ठीक है।
टर्म होगा बेटा, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। एससी के लिए 84 सीट्स वगैरह होती है, ठीक है। एट प्रेजेंट में, हाँ एक वर्ड इसमें याद रखना बेटा, लोकसभा में किस पार्टी को, मतलब कोई भी पार्टी कब गवर्नमेंट बना सकती है, लोकसभा में कोई भी पार्टी कब गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, तो वो गवर्नमेंट कब फॉर्म कर सकती है, जब उसके पास क्या हो, मेजोरिटी। एक वर्ड याद रखना, मेजोरिटी, कई बार पूछा जाता है। इसका मतलब ये होगा कि 543 में से कम एक पार्टी को कितनी सीटें लेके आनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट बना सके, तो वो कितनी सीटें लेके आए, 272 + 1। जिस भी पार्टी को इतनी सीटें आ जाती है वही पार्टी क्या कर लेती है, गवर्नमेंट को क्या कर लेती है, फॉर्म कर लेती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एट प्रेजेंट में जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे गवर्नमेंट है, तो वो एट प्रेजेंट में जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे 2024 में इलेक्शन हुए थे हमारे देश में लोकसभा के, तो एट प्रेजेंट में जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को वहां पे कम से कम कितनी सीटें मिली थी। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि एट प्रेजेंट में जो हमारी सरकार है वो कैसी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2024 के इलेक्शन हुए थे, मैं उसके आपको 2-3 बातें बता देता हूं। जो इलेक्शन हुए हैं वो कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। तो इसमें किस पार्टी की गवर्नमेंट बनी है या किस अलायंस की गवर्नमेंट बनी। पहली बात तो 2 चीज याद रखो बेटा, यहाँ पे 2 अलायंस बने थे। एक तो बना था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक अलायंस ये था जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, बीजेपी। और एक अलायंस बना था इंडिया, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस थी। अब किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली हैं, वो मिली है बेटा एनडीए को। 543 में से एनडीए को मिली है कितनी सीटें, 293। इसलिए एट प्रेजेंट में किसकी गवर्नमेंट है, एनडीए की, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए और एनडीए के पास कितनी है, 293। इंडिया को कितनी सीटें मिली है बेटा, इंडिया को सीटें मिली है 237। अब पर्टिकुलर पार्टी की बात करूं तो किसको कितनी सीटें मिली है, थोड़ा बहुत याद रखना, कंपटीशन के लिहाज से काम आएगा। तो 2024 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली है, 240, ठीक है। टीडीपी उसको कितनी सीटें मिली है, 16। आंध्र प्रदेश की पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू इसकी सीएम है। अगली पार्टी कौन सी है, जेडीयू, नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। जनता दल यूनाइटेड, उसको कितनी सीटें मिली है, 12। ऐसे करके बहुत सी अलग अलग पार्टियां हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आता हूं मैं, इंडिया जो अलायंस था जिसको लीड कौन करा था, कांग्रेस करा था। उसमें सबसे ज्यादा सीट किसको मिलती है बेटा, कांग्रेस पार्टी को मिलती है कितनी, 99। उसके बाद किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलती है, एसपी, समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, और अखिलेश यादव जिसके अध्यक्ष है, कितनी सीटें मिलती है, 37 मिलती है। उसके बाद बेटा किसको सबसे ज्यादा सीट मिलती है, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष कौन है, ममता बनर्जी, वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी, उनको लोकसभा में कितनी सीटें मिलती है, 28। उसके बाद एक और पार्टी डीएमके, तमिलनाडु की पार्टी है बेटा, उसको कितनी सीटें मिलती है, 22 मिलती है। तो यहाँ पे एक बात नोट की होगी आपने कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली है, यहाँ पे 240, और गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 272, मेजोरिटी चाहिए। तो बीजेपी ने सपोर्ट लिया किससे, टीडीपी से और जेडीयू से। जो और पहली बात तो ये 2 हो गए, और भी जो अन्य दल हैं जो एनडीए के साथ जुड़े हुए थे उन सभी को मिला के बीजेपी, ये जो एनडीए है वो कितना आंकड़ा है उनके पास, 293, जो 272 के आंकड़े को क्या करती है, क्रॉस करती है। इसीलिए जो एट प्रेजेंट में सरकार किसकी है, एनडीए की है। आप जैसे आप पूछ सकते हो कि सरकार जब गठबंधन की है परंतु पीएम किसके हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो वो इसलिए पीएम है भाई, क्योंकि बीजेपी पार्टी को सबसे ज्यादा 240 सीटें मिली है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के पीएम बने हैं। ये नेहरू जी के बाद पहले प्रधानमंत्री है जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट वीडियो बेटा राज्यसभा के बारे में होगा, उसके बारे में, राज्यसभा के बारे में डीप में बात करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि एमपी, लोकसभा का एमपी बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए बेटा, 25 ईयर्स। लोकसभा का एमपी बनने के लिए कितनी एज चाहिए, मिनिमम 25 ईयर्स। आप देश के नागरिक होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप लोकसभा के इलेक्शन जब ये लड़ सकते हैं जब आप प्रॉफिट के पद पे नहीं हो। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉफिट के पद पे नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे किसी भी पद पे नहीं होने चाहिए इलेक्शन से पहले कि जो आप किसी भी प्रकार का लाभ ले, मतलब सरकारी जॉब वगैरह। जैसे मेरे को इलेक्शन लड़ना और मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, मान लो मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और मेरे को लोकसभा का इलेक्शन लड़ना, तो सबसे पहले मेरे को गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करना होगा, उसके बाद ही मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता हूं। आगे बेटा राज्यसभा के बारे में एक पर्टिकुलर अलग से टॉपिक या वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।